हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम जो था उसकी लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। फर्स्ट था थर्मल इंटरेक्शन, यानी थर्मल इंटरेक्शन था, और जो सेकंड था वो था हमारा एडियाबैटिक इंटरेक्शन। इसके बाद हमारा जो तीसरा इंटरेक्शन है वो है जनरल इंटरेक्शन। जनरल इंटरेक्शन जो है वो हमारे दोनों इंटरेक्शंस जो थे, थर्मल इंटरेक्शन और एडियाबैटिक इंटरेक्शन, उन दोनों का सम होता है, यानी कि जिसमें हीट ट्रांसफर भी हो सकता है और जिसमें वर्क भी होगा। तो उन दोनों का जो सम होगा वो होगा हमारा जनरल इंटरेक्शन। तो क्या लिखेंगे? इन रियल लाइफ the change in average energy of a system, the change in average energy of a system is the sum of the thermal and adiabatic interaction. Thermal and adiabatic interaction, that is the change in average energy is equals to Q फर्स्ट वाला थर्मल इंटरेक्शन और W सेकेंड इंटरेक्शन यानी एडियाबैटिक इंटरेक्शन। आगे जाके आप ये पढ़ोगे, जब थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पढ़ोगे तो ये फर्स्ट लॉ होता है, और जो जीरोथ लॉ होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा जो आप आगे पढ़ोगे, और फर्स्ट लॉ जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है कि एनर्जी को ना तो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म हो सकता है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट ना प्रोड्यूस होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। तो क्या लिखेंगे? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, this is the first law of thermodynamics. This law is based on energy conservation. जो कि आप अभी आगे इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो पहले इसको नोट करेंगे, देन आफ्टर दिस हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइटेसिमल जनरल इंटरेक्शन, जो कि होगा इसी के जैसा, बट उसमें क्या होगा कि कोई भी सिस्टम जो उसकी इनिशियल स्टेज है और उसकी फाइनल स्टेज है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे 1 और 1.01 और 1.02, 1.01 और 1.02, अगर अपन डेसिमल के 1 प्लेस तक देखें तो 1.0 1.0 आ रहा है, इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे ही जब कोई सिस्टम है उसकी इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो वो इनफाइनाइटेसिमल जनरल इंटरेक्शन कहलाता है। तो उसके बारे में लिखते हैं अब।
तो इसमें लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन in this type of interaction the change in initial and final stage final state of the system is इनफाइनाइटेसिमल। अब इनफाइनाइटेसिमल मतलब जो चीज़ हमारे समझ में ना आए, मतलब हमारी पहुंच से बहुत दूर हो, तो इनफाइनाइट हो जाती है ये, इनफाइनाइटेसिमल। तो वही चीज़ इसमें है कि जब स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो, उनके बीच में हम लोग डिफरेंस जो है उसको कैलकुलेट ना कर पाए। फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज इनफाइनाइटेसिमल, दैट इज रहेगा वही वाला E इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, पर उसमें D लग जाएगा, छोटा सा चेंज दिखाएगा। और ये चीज़ आप अभी आगे जाके देखोगे कि अभी तो हम सब में D लगा रहे हैं चेंज के लिए, बाकी इनमें से कोई दो चीज़ें ऐसी होंगी जो पाथ पे डिपेंड करेंगी और एक चीज़ ऐसी होगी जो पाथ इंडिपेंडेंट होगी। तो आप देखोगे जो पाथ डिपेंडेंट होंगी उन पे डी लगाएंगे और जो पाथ इंडिपेंडेंट होगी उसमें चेंज को डेल से दिखाएंगे। तो वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे चारों इंटरेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हमारे मेन टॉपिक से स्टार्ट होंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। क्योंकि इंटरेक्शन पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ जो है हर एक डेरिवेशन जो है उसका छोटा छोटा पार्ट कंक्लूड करेंगे, इस वजह से। तो इसको आप नोट कर लो। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं हम इसका। टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में। तो उसे शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो बता देते हैं कि इसमें थर्मल इंटरेक्शन की बात होगी। इसमें ऐसा होगा कि मान लेंगे एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है ए डैश, इन दोनों को कंबाइन जो है सिस्टम वो बोलेंगे ए स्टार। ए डैश में एनर्जी दे सकता है, हीट दे सकता है, ए डैश ए में दे सकता है, अंदर कुछ भी हो, लेकिन बाहर से उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। आगे हम लोग देखेंगे कि मान लिया जब ये दोनों इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब पहले ये दोनों के पास जिसके पास जो एनर्जी है वही है, इंटरेक्शन से पहले इसके पास एनर्जी ई आई है, इसके पास एनर्जी ई आई डैश है, और जब ये दोनों एक दूसरे को एनर्जी दे देते हैं तो उसके बाद इसकी एनर्जी ई फाइनल है, इसकी एनर्जी ई फाइनल डैश है। तो ये जो चेंज होगा ना इनके बीच में, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सिस्टम की टोटल चेंज इन एनर्जी जो है वो बदलेगी नहीं। यानी कि अगर इसमें ए है, ये ए डैश है, पहले इसके पास इंटरेक्शन से पहले 10 और 10 थी, यानी कि इनमें, और यहाँ पे देखो तो इसमें 7 थी, कम हो गई, इसने इसको दे दी, 13 हो गई। इसमें चेंज कितना आया, 7 - 10 - 3, इसमें कितना आया 10 और 13 + 3। चेंज देखें तो 3 - 3 0,
-3, अगर इनको चेंज को जोड़े कि इसमें कितना चेंज आया -3, इसमें कितना चेंज आया +3, टोटल चेंज कितना आया 0, टोटल चेंज 0 आएगा। तो वही चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे कि अंदर बाहर कुछ भी करें हमें मतलब नहीं है, पर सिस्टम का टोटल चेंज देखेंगे तो वो 0 आएगा। और यहाँ पे थर्मल इंटरेक्शन एप्लीकेबल होगा, तो उस चीज़ को देखते हैं। पहले लिखते हैं इसके बारे में। लेट अस सपोज टू सिस्टम्स let us suppose two systems A and A dash with energies E and E dash, with energies E and E dash, and their combined system कंबाइंड सिस्टर कौन सा, ए स्टार, विद एनर्जी ई स्टार। सिस्टम ए स्टार इज आइसोलेटेड, मतलब जो टोटल सिस्टम कंबाइंड सिस्टम बना है ए स्टार वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड होने का मतलब ना एनर्जी बाहर जाने देगा ना अंदर आने देगा, यानी टोटल एनर्जी वैसी की वैसी रहेगी। सिस्टम ए स्टार इज आइसोलेटेड and the total energy remains constant. आगे बात करेंगे जो अपन लोग ई और ई डैश वगैरह मान रहे थे ना, उस चीज के बारे में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द असेसिबल माइक्रोस्टेट्स। अब आपको ये असेसिबल माइक्रोस्टेट्स भी बताई थी कि जैसे कि मान लो ये कोई क्लास है और इस क्लास में 50 बच्चे हैं और मैं ये शर्त लगाऊं कि भाई मैं क्लास से थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ तो कोई शोर नहीं करे। ये शर्त है तुम्हारी क्लास के ऊपर लगी है। तुम्हारी क्लास में से 50 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो शर्त मानी, मतलब उन्होंने बात नहीं की, और 48 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बातें की। तो इसका मतलब जो मैंने शर्त लगाई थी कि भाई मैं नहीं आऊँ तब तक बातें मत करना, वो सिर्फ 2 लोगों ने मानी 50 में से, तो वो 2 जो हैं वो असेसिबल स्टेट्स हैं। ऐसे इसमें कि अगर किसी सिस्टम पर कोई कंडीशन हो तो वो कंडीशन जो फुलफिल करे तो असेसिबल स्टेट्स कहलाती है वो स्टेट्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द असेसिबल माइक्रोस्टेट्स the accessible microstates of energy E and E dash of the systems A and A dash, मतलब A और A डैश की जो एनर्जीज हैं वो है E और E डैश, उसके लिए असेसिबल स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आर A वाले के लिए जो इसकी एनर्जी E है उसके लिए असेसिबल स्टेट ओमेगा E है, इससे दिखाते हैं। एंड A डैश के लिए ओमेगा डैश E डैश है रिस्पेक्टिवली। खत्म। अब आगे बात करते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो। आगे लिखेंगे इसको,
इफ द थर्मल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, उसी के आगे है, पैराग्राफ बदल बदल के लिखना। थर्मल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस का मतलब हीट ट्रांसफर हो सकती है। इफ द थर्मल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन E एंड E डैश, थर्मल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन A एंड A डैश, A और A डैश के बीच में ट्रांसफर हो सकता है, तो A की एनर्जी E और A डैश की एनर्जी E डैश जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेंगी, बदलती रहेंगी। देन energies E and E dash will not be constant but the energy of A star क्योंकि क्या कहा था, अंदर चाहे कुछ भी हो बाहर वाले सिस्टम की नहीं बदलेगी, बट द एनर्जी ऑफ सिस्टम ए स्टार विल बी कांस्टेंट। किसी को समझ में नहीं आया ना अगर ये चीज, तो इस चीज को ध्यान रख लेना। ऐसे ये ए है और ये ए डैश है, इनको कंबाइन में ए स्टार बोला है। ए डैश को एनर्जी दे, ए डैश डैश को ए डैश को एनर्जी दे, ए डैश ए को एनर्जी दे, डजेंट मैटर, लेकिन टोटल एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट। दैट इज ई स्टार इक्वल्स टू ई प्लस ए डैश, कैसी रहेगी, कांस्टेंट। आगे हम लोग बात करेंगे when the energy of system A is between E एंड E प्लस डेल्टा ई, छोटा सा चेंज है ये, E एंड E प्लस डेल्टा ई एंड द एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स ऑफ सिस्टम एंड द accessible microstates of the system A star R ओमेगा स्टार E, यानी कि A सिस्टम की एनर्जी हमने E और E प्लस डेल्टा ई के बीच में ले ली, और असेसिबल माइक्रोस्टेट्स A स्टार की वो ले ली हमने ओमेगा स्टार E। देन बाय द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रायोरी, अब इस चीज को बताएंगे क्या होती है। देन बाय द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रायोरी the probability of system A star is given by अब इस चीज को देखेंगे क्या होती है, पहले इधर तक नोट करो।
देखिए अब इसके आगे भी लिखवाएंगे, पहले समझाते हैं कि इक्वल प्रायोरी क्या होता है। मान लिया एक एनर्जी है E, एक है 2E, एक है 3E। ये है मैक्रो स्टेट्स। E के कितने स्टेट्स हैं माइक्रो स्टेट? मान लिया 6, 2E की मान लिया 7 और 3E की मान लिया 8। ये है हमारी माइक्रो स्टेट्स। टोटल माइक्रो स्टेट्स कितनी है? 8, 7, 15 और 6, 21। अब हमें प्रायोरिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है E वाले के लिए, तो उसके लिए पहले तो देखेंगे इस E वाले में कितनी माइक्रो स्टेट्स है? 6, और टोटल माइक्रो स्टेट्स कितनी है? 21। यानी अगर अपन लिखना चाहें इसको तो कैसे लिखेंगे? माइक्रो स्टेट्स E में, इसकी बात कर रहे हैं ना अगर, और फिर यहाँ पे समेशन ओवर ओमेगा यानी टोटल माइक्रो स्टेट्स। हम इस क्वेश्चन में जो ये वाला जो अपना ये वाली जो अपना डेरिवेशन है, इसमें अपन लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं A स्टार के लिए, तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या है? साई स्टार E। यहाँ पे कितना आ जाएगा? समेशन साई स्टार E। अगर इसको मैथमेटिक्स तरीके से बताया जाए तो याद हो तो आपने रेशो पढ़ा हो, तो अगर A रेशो B रेशो C 2 रेशो 3 रेशो 4 है और टोटल सम इनका मतलब टोटल मान लो 10,000 रुपये इनके बीच में बांटने हैं, तो अगर हमें A का शेयर निकालना होगा तो हम लिखेंगे A का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू कितना अमाउंट है। ऐसे ही करते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये इक्वल प्रायोरी होगा कि जिस ई स्टेट में निकाल रहे हैं तो उसकी माइक्रो स्टेट्स अपॉन में टोटल माइक्रो स्टेट्स। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे। गिवन बाय तक हो गया था। पी ई इज इक्वल्स टू सी, सी यहाँ पे देखना कांस्टेंट होगा, ओमेगा स्टार ई। इक्वेशन हो गई हमारे पास 1, वेयर सी क्या होगा? 1 अपॉन वो समेशन साई स्टार ई यानी टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ये हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ सी डज नॉट क्योंकि कांस्टेंट होगा एक तरह से, क्योंकि कितनी माइक्रो स्टेट्स है? कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ, अब ये इसीलिए लिखवा रहा है ये चीज़, क्योंकि अभी हमने देखा कि माइक्रोस्टेट्स कितनी है, तो वो नंबर को दिखा रहा है, तो नंबर जो है वो ई का फंक्शन हो ही नहीं सकता। द वैल्यू ऑफ सी डजंट डिपेंड ऑन एनर्जी। इतना कीजिए। आगे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो एनर्जी होती है ना, जैसे हमारे दो सिस्टम्स हैं, उनकी एनर्जीज हैं E1 और E2, तो एनर्जीज तो हमेशा जुड़ती हैं। ये हमेशा जुड़ने वाली क्वांटिटीज़ होती हैं, एडिटिव क्वांटिटीज़ होती हैं। और अगर स्टेट्स की बात करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी होती है, प्रोडक्टिव क्वांटिटीज़ होती हैं। ध्यान रखेंगे स्टेट्स हमेशा मल्टीप्लिकेटिव होती हैं। तो क्या लिखेंगे? सो द accessible microstates of system A star are given by, कितनी होती है भाई माइक्रोस्टेट्स? इसकी साई स्टार ई होती है ना, किसकी? ए स्टार की। तो वो किस से बन रहा है? ए से और ए डैश से। ए की हो गई साई ई और इसकी ओमेगा, सॉरी ओमेगा साई बोल रही हूँ, ओमेगा ई, और ये हो गया ओमेगा डैश ई डैश। इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। पी ई था, सी ओमेगा स्टार ई था, वैल्यू रख दो।
इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इसका एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसका ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा, यानी कि अगर ये ओमेगा ई यहाँ बढ़ रहा है, वही अपन ने देखा था ना, अगर ए जो है इसकी हीट बढ़ रही है, मान लो 10 से 12 हो गई, तो इसका मतलब ए डैश जो है उसकी 10 से 8 हुई होगी, यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये ध्यान रखना है, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ओमेगा ई ये जो है ना, इसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ओमेगा डैश ई डैश कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस ओमेगा ई is a rapidly increasing function, since omega e is a rapidly increasing function of energy so omega dash e dash will be rapidly decreasing function. Will be rapidly decreasing function. यहां तक लिखेंगे। फिर इक्वेशन 3 का हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे। यहां तक लिखो आप। By taking log of equation 3, log यानी ln वाला, क्योंकि log बेस ऑफ e, ये वाला log बेस ऑफ e वाला, टेकिंग log ऑफ इक्वेशन 3, देखिए क्या आएगा, log PE यानी कि प्रोबेबिलिटी log C प्लस log ओमेगा E प्लस log ओमेगा डैश ई डैश। इसका ग्राफ जरूर बना लेंगे, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव वो करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव तो वो क्यों कर रहे हैं, देखिए इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, ऐसे, जहाँ सेम ये दिखाएगा प्रोबेबिलिटी को, पीई को, ये दिखाएगा हमारे पास एनर्जी को। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम पार्ट ये है कि ये बढ़ेगा तो ये उतना घटना चाहिए। तो ये E इक्वल्स टू ई डैश पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है प्रोबेबिलिटी की। तो जब हमें पता है कि किसी भी चीज़ का हमें मैक्सिमा, मतलब कोई फंक्शन है, मान लिया फंक्शन एक्स स्क्वायर है, अगर इसका मैक्सिमा निकालना होगा तो हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर करना पड़ेगा। किस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, मान लो x बराबर 2 पर निकालना है तो x बराबर 2 पर, यहाँ पे E बराबर ई बार पर निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, for maximum probability उस ग्राफ को बनाना है, वो ऐसे समझाने के लिए नहीं है, उसको बनाना है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, डेल प्रोबेबिलिटी का डेरिवेटिव करेंगे ई के रिस्पेक्ट में एट एनर्जी ई इज इक्वल्स टू ई बार पर, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए भाई, 0 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 5। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू ई, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू ई। अब ई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आप लोग यहाँ तक उतार लो, क्योंकि फिर मैं यहाँ से यहाँ तक रब कर दूंगी ताकि मुझे ये इक्वेशन 4 मिल जाए कि इसका डेरिवेटिव करना है हमें।
तो अब देखते हैं, आपको इक्वेशन 4 वापस से क्यों लिखना है, वो तो मेरे को तो इसका डेरिवेटिव करना है, इसलिए मैं ऐसे कैसे लिख रही हूँ यहाँ पे। डेरिवेटिव करते हैं log x का 1/x 1/PE डेल PE अपॉन डेल E इक्वल्स टू log C कांस्टेंट है 0, इसका 1/ओमेगा E डेल ओमेगा E अपॉन डेल E। log x का 1/x, हाँ सही है, डेल ओमेगा E अपॉन डेल E। फिर log x का 1/x, फिर किसका करेंगे, ई डैश का, पहले ई डैश का फंक्शन है तो ई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर ई डैश का ई के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये चीज़ तो पता भी होगी आपको, फंक्शन है एक्स स्क्वायर का तो डेल एफ बाई डेल टी करेंगे, तो पहले इसको टी मान के करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x और फिर इसे डेल एक्स बाई डेल टी कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे करिए, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 5। अब देखो एज ई स्टार क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, ई प्लस ई डैश। अगर इसका डेरिवेटिव करें डेल ई स्टार अपॉन डेल ई इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल ई 1 और डेल ई डैश अपॉन डेल ई। ये ई स्टार क्या है, कांस्टेंट है, हम शुरू से ही बोल रहे हैं कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से डेल ई डैश अपॉन डेल ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये वैल्यू हम लोग किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 5 में। यहाँ तक नोट करो। क्या लिखेंगे, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 5। करो। देखो प्रोबेबिलिटी कभी भी वो नहीं होती क्या, कोई भी फंक्शन नहीं होती। जैसे अगर अपन ले रहे ना हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी सिक्के पर, तो 1/2 अपन करते हैं मैथ में। टेल आने की 1/2, तो ये कोई नंबर होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का 0 चल ही रहा है, ये वैसा कि वैसा। और उसका करेंगे तो माइनस आ जाएगा, डेल ई डैश अपॉन डेल ई। ये हो गया यहां से। यहां से इसको वहां ले आओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्यों, log x का 1/x तो 1/ओमेगा डैश ई डैश, और ई डैश का इसको x माना है, log x का 1/x होता है ना, फिर इसको x माना है तो इसका डेरिवेटिव ऐसे इसको लिख सकते हैं। ये हो गया। इसे बोला जाता है बीटा डैश और इसको बोला जाता है बीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया है, क्योंकि अभी आप अगली क्लास में पढ़ोगे कि बीटा जो होता है 1/kT होता है, जहाँ पे k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो बीटा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी अगर अपन थर्मल इंटरेक्शन की बात करेंगे तो टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम बीटा पैरामीटर की बात करेंगे। तो यहाँ से पता चला बीटा डैश इज इक्वल्स टू बीटा। यानी कि अगर दो चीज़ें थर्मल इक्विलिब्रियम में है, हमने अभी पढ़ा जो थर्मल इंटरेक्शन हो रहा है, और थर्मल इक्विलिब्रियम में लानी है, क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब अगर एक की एनर्जी 10 है, एक की 8 है, तो इसमें ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों सेम ना हो जाए, दोनों 9 ना हो जाए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर कोई चीज़ें होंगी तो उनके बीटा पैरामीटर्स जो है वो इक्वल होंगे। अगर दो चीज़ें किस में होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, तो उनके बीटा पैरामीटर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि साइड में, चाहे इसको साइड में करके लिख लेना, थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अगर A है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो A डैश, और A डैश भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बीटा इक्वल्स टू बीटा डैश। तो यहाँ पे लिख लेना चाहिए इसको, हेयर बीटा क्या है, बीटा है डेल बाय डेल ई
ऑफ लॉग ओमेगा ई, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा ई डेल ओमेगा ई अपॉन डेल ई, और बीटा डैश क्या है डेल अपॉन डेल ई डैश लॉग ओमेगा डैश ई डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा डैश ई डैश डेल ओमेगा डैश ई डैश अपॉन डेल ई डैश। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे।